हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों का एक बार फिर से रेलवे जॉब एक्सप्रेस में स्वागत है। और आप सभी लोग अच्छे से चीजों को पढ़ रहे हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पार्ट 5 के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पे चर्चा करी थी, जैसे कि प्रेसिडेंशियल इलेक्टोरल सिस्टम, इम्पीचमेंट तक हम लोगों ने पढ़ा था। तो वहां से आगे आज के टॉपिक में हम लोग कंटिन्यू करेंगे और आशा करता हूं कि आप चीजों को नोट भी कर रहे होंगे और आपने अच्छे से चीजों को समझा भी होगा। जहां समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जरूर अपने सवालों को भेज सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिएगा आगे कंटिन्यू करेंगे हम लोग इस टॉपिक को। पार्ट 5 आर्टिकल 52 से लेकर 151 तक, जिसमें क्या व्यवस्था दे रखी है आपकी, यूनियन यूनियन यानी कि क्या है, संघ की व्यवस्था इसमें दे रखी है, ठीक है। तो जहां हमने कल खत्म किया था, यानी कि आपका इम्पीचमेंट, कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था, इम्पीचमेंट, भारत के राष्ट्रपति पर कैसे महाभियोग लगाया जाता है और ये व्यवस्था हमने कहां से अडॉप्ट करी है और इम्पीचमेंट क्या होता है, ठीक है। ये सारी चीजें हम लोगों ने कल के सेशन में देखा था, यानी इससे पहले पिछले वाले लेक्चर में, ठीक है। आज यहां से आगे कंटिन्यू करते हैं। अब देखिएगा, राष्ट्रपति के पास ही, जैसे कि राष्ट्रपति को आपने हटा दिया, लेकिन कुछ पावर भी है। समझ, जैसे कि आपका आर्टिकल 111, राष्ट्रपति की वीटो पावर, राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं हम उसकी बात कर रहे हैं। देखिए, भारत के राष्ट्रपति के पास क्या होती है, वीटो पावर होती है। सर वीटो पावर किस तरह से काम करता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मैं शॉर्ट में आपको समझाना चाहूंगा। भारत में पार्लियामेंट्री व्यवस्था है, यानी कि संसद है भाई, ठीक है। अब संसद का जो हिस्सा होता है वो क्या होता है आपका, लोकसभा, राज्यसभा और भारत के प्रेसिडेंट। भारत के प्रेसिडेंट क्या होते हैं, इसका अंग होते हैं। अब यहां प्रेसिडेंट, यहां पर क्या हो गया, बिल पास हो गया, यहां भी बिल पास हो गया और भारत के राष्ट्रपति ने अगर उस पर सिग्नेचर कर दिए, क्योंकि बिना राष्ट्रपति के सिग्नेचर के वो आपका कानून नहीं बनेगा, वो एक्ट नहीं बनेगा। जब राष्ट्रपति भारत के प्रेसिडेंट क्या करते हैं, उस पर सिग्नेचर करते हैं, तब जाके वो क्या बनता है, एक्ट बनता है, ठीक है। मेरी आवाज आ रही है ना अब तक, चलिए ठीक है, तब जाके वो एक्ट बनता है। लेकिन राष्ट्रपति ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति के पास क्या होती है, वीटो पावर होती है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 3, देखिए आर्टिकल 111 के तहत भारत के राष्ट्रपति के पास वीटो पावर है। और वो वीटो पावर किस तरह की होती है, जो 3 अलग अलग वीटो है उनके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे कि राष्ट्रपति बिल को वापस भेज सकता है। आप कहेंगे सर कभी आज तक भारत के किसी राष्ट्रपति ने अपने वीटो पावर का प्रयोग किया, तो बिल्कुल किया है, सिर्फ मात्र एक बार किया गया, पोस्टल बिल के संबंध में। ज्ञानी जैल सिंह भारत के क्या थे, उस समय पे राष्ट्रपति थे, ठीक है। चलो तो देख लीजिएगा, भारत के राष्ट्रपति की जो शक्तियों में वीटो पावर को हम लोग देख रहे। किसी विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति वीटो पावर का प्रयोग 3 तरीके से कर सकते हैं। पहला वीटो कौन सा होता है आपका, एब्सोल्यूट वीटो। एब्सोल्यूट वीटो का प्रयोग कब किया जाता है भाई, एब्सोल्यूट वीटो का प्रयोग कब किया जाता है, जब भारत के राष्ट्रपति, देखिए राष्ट्रपति इस वीटो का प्रयोग किस संबंध में करेगा, तो सीधा सीधा गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक पर, यानी कि जो सरकार के अधीन नहीं है, जो गैर सरकारी है, नॉन गवर्नमेंट जो आपके मेंबर्स हैं, उनके संबंध में अगर कोई बिल आता है तो इस पर राष्ट्रपति एब्सोल्यूट वीटो का प्रयोग कर सकते हैं। जिसका मतलब होता है राष्ट्रपति विधेयक पर अनुमति नहीं देंगे। इस कंडीशन में क्या, इस वीटो का अगर राष्ट्रपति ने प्रयोग कर लिया, जैसे कि अभी भारत में क्या है, गैर संगठित क्षेत्र के लिए न्यूनतम उनकी जो मजदूरी है उसके संबंध में क्या आया, अभी आपका एक्ट आया, लोकसभा में पास हो गया, राज्यसभा में पास हो गया, भारत के राष्ट्रपति के पास जाता है, राष्ट्रपति साइन करेंगे तो वो क्या बनेगा, कानून बनेगा। लेकिन राष्ट्रपति अगर उस पर क्या कर सकते हैं, वीटो का यूज कर सकते हैं। कौन सी वीटो, तो एब्सोल्यूट वीटो का प्रयोग कर सकते हैं।
एब्सोल्यूट वीटो का मतलब होता है कि देखिएगा, राष्ट्रपति उस बिल पे अनुमति नहीं देंगे तो एक्ट नहीं बनेगा, लेकिन कहां करेंगे, सिर्फ गैर सरकारी। समझो यहां पे क्या दिया गया, लिया देखिएगा, ये ऑन द बच्चा आपका प्राइवेट मेंबर बिल, ठीक है ना, प्राइवेट मेंबर बिल, यानी हम लोग कह सकते हैं कि जो असंगठित क्षेत्र है उस पे इस बिल को आपका जारी, इस वीटो का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा है बच्चा आपका सस्पेंडिंग वीटो, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, निलंबनकारी वीटो। निलंबनकारी वीटो का मतलब राष्ट्रपति के पास लोकसभा और राज्यसभा से बिल पास होके पहुंच गया, लोकसभा में भी उस पर बहस हुई, वोटिंग हुई, पास हो गया, राज्यसभा में बहस हुई, वोटिंग हुई, पास हो गया, राष्ट्रपति के पास पहुंचा, और राष्ट्रपति के पास क्या है, वीटो है। राष्ट्रपति उस वीटो का प्रयोग करके उसे कहां भेज सकते हैं, पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं, यानी कि वापस हाउस में भेज सकते हैं। उसे क्या कहते हैं, आपका सस्पेंडिंग वीडियो, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, राष्ट्रपति विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा कर उसे पारित होने में विलंब कर सकते हैं, ऐसा भी राष्ट्रपति के पास क्या है, वीटो शक्ति है। तीसरा देखिएगा, जिसे कहते हैं जेबी वीटो। जेबी वीटो का मतलब मैं आपको अगर समझाना चाहूं, आप लोग 4 मित्र हैं, 4 में से किसी एक ने कॉल कर दिया सभी को कि भाई शादी में जाना है और मेरे नाते रिश्तेदार की शादी है, तो सब लोग तैयार हो जाएगा। पहले को कॉल किया, पहले वाले यही पूछेगा कहां पे आना है, दूसरे से कॉल किया तो दूसरा भी पूछ रहे हैं कहां पे आना है और कब आना है। तीसरे के पास अगर कॉल किया, तीसरा कहता है यार देख के बताऊंगा। समझो, तीसरे वाले ने अपनी वीटो का यूज कर दिया कि भाई मैं कंडीशन देख के बताऊंगा, ठीक है। तो यानी तीसरे ने क्या कर दिया, वीटो, उसने आपको न तो हाँ बोला और न तो ना बोला। तो यही है पॉकेट वीटो, इसे कहते हैं उदासीनता। देखिएगा, जेबी वीटो, इसी को पॉकेट वीटो भी कहते हैं। राष्ट्रपति विधेयक को न तो वापस पुनर्विचार के लिए भेज रहे और ना ही उस पर क्या करे, नहीं अनुमति देता है और ना ही अनुमति देने से इनकार करता है। समझो, ना तो पुनर्विचार के लिए भेज रहे हैं, ना ही उस पर साइन कर रहे हैं और ना ही साइन करने से क्या कर रहे हैं, आपका इनकार कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या समझा जाए, इसको ना ही समझा जाएगा। इसे क्या समझा जाएगा बच्चा, आपका ना ही समझा जाएगा। और ऐसा भारत के राष्ट्रपति ने एक बार किया है। ज्ञानी जैल सिंह ने 1986 में जेबी वीटो का प्रयोग किया। पोस्ट ऑफिस, भारतीय डाक विभाग विधेयक के संबंध में, डाक विभाग विधेयक के संबंध में जेबी वीटो का प्रयोग किया जा चुका है। ठीक है, आए समझ में। तो राष्ट्रपति की वीटो पावर समझ में आ गई। भाई, राष्ट्रपति का चयन कैसे हुआ, राष्ट्रपति को हटाया कैसे जा सकता है, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, भारत में राष्ट्रपति के पास कौन सी वीटो पावर है, किसी अधिनियम के संबंध में वीटो पावर क्या होती है कि राष्ट्रपति किसी बिल को वापस भेज सकते हैं पुनर्विचार के लिए। तो ये 3 वीटो हमने पढ़ ली। क्लियर है सभी को, कोई दिक्कत तो नहीं, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है भाई, सबको ओके है जी, चलेगा। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। अगला देखेगा, तो ये तो राष्ट्रपति के संबंध में शक्तियां, शपथ ग्रहण और राष्ट्रपति का इलेक्टोरल सिस्टम, राष्ट्रपति के वोट की वैल्यू, एमपी जो मतलब राष्ट्रपति को वोटिंग होती है उसमें एमपी के वोट वैल्यू, एमएलए की वोट वैल्यू हमने पढ़ा, शपथ ग्रहण पढ़ा, इंपीचमेंट पढ़ा। ठीक है, अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो आर्टिकल 53। आर्टिकल 53 के तहत भारत के राष्ट्रपति क्या है, देखिएगा, भारतीय संघ यानी पूरे भारत में जो एग्जीक्यूटिव पावर रिलेटेड शक्तियां किसमें निहित होती है, तो ये भारत के राष्ट्रपति में निहित होती है। भारत के अंदर संपूर्ण कार्यपालिका शक्ति अगर किसी में निहित होती है तो किसमें होती है, भारत के राष्ट्रपति में होती है। ठीक है, ये याद रखिएगा, भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति के नाम से, देखिएगा सॉरी ये क्या दिया गया, भारत सरकार की समस्त कार्रवाई राष्ट्रपति के नाम से होगी। जैसे कि मैं क्या कह रहा हूं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 77 कहता है कि आपने अभी अमेरिका के साथ डील की,
आपने अभी फ्रांस के से राफेल खरीदे, या आपने तीस्ता नदी विवाद को सुलझाने के लिए बांग्लादेश के साथ क्या करा, समझौता किया। तो ये सभी कार्रवाइयां जो भी होगी, जो भी समझौते होंगे, वो किसके नाम पे होंगे, भारत के राष्ट्रपति के नाम से होंगे। और ये कहां पे कहा गया, आर्टिकल 77 में ऐसा कहा गया, लिखा भी है ना, भारत सरकार की समस्त कार्यवाही राष्ट्रपति के नाम से होगी, आर्टिकल 77 में ऐसा कहा गया है। ठीक है, और संपूर्ण जो कार्यपालिका शक्ति होती है, संपूर्ण देखिएगा, ऑल एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन आर किस में दिया गया आपका, ये तो भारत के राष्ट्रपति में निहित होती है। चलिएगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 75, जहां राष्ट्रपति के पास शक्तियां, समझ दे आपका, ठीक है, राष्ट्रपति कहां पे शक्तियां हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और जो अन्य आपके पोर्टफोलियो बनता है, कैबिनेट मंत्री जो बनते हैं, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार मंत्री, तो देखिएगा जो एक मंत्री परिषद बनता है, राष्ट्रपति की सलाह के लिए एक मंत्री परिषद भी बनता है, तो राष्ट्र मंत्री परिषद और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पे कौन करते हैं, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। उसके अलावा देखिएगा, राष्ट्रपति सबके महत्वपूर्ण, जब समझो, अच्छा राष्ट्रपति संघ के, सब नहीं, ये संघ है, राष्ट्रपति संघ के महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति करने की शक्ति भी रखता है। भारत के राष्ट्रपति किन किन व्यक्तियों की नियुक्ति कर सकते, किन किन आपके अधिकारियों की नियुक्ति कर सकते, उनको देखते मेजर। द प्रेसिडेंट हैज पावर टू अपॉइंटेड टू इंपॉर्टेंट, देखिएगा आपका पोस्ट, किन किन की नियुक्ति करते, तो उनमें से देखिएगा कुछ नाम, महत्वपूर्ण नाम, जैसे कि भारत के अपॉइंटेड ऑफ द गवर्नर, सभी राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति का अधिकार किसके पास है, तो ये शक्ति भारत के राष्ट्रपति के पास है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, जो नाम रिकमेंड किया जाएगा उसकी उनकी नियुक्ति कौन करते हैं, भारत के राष्ट्रपति करते हैं। भारत सरकार के प्रथम विधिक अधिकारी या कानूनी अधिकारी, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, महान्यायवादी, तो महान्यायवादी की नियुक्ति भी कौन करता है, तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। कैग नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भी कौन करता है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इनको अलग से पढ़ेंगे हम लोग, मैं सिर्फ कह रहा हूं कि इन पदों पर नियुक्ति, बाकी तो ये 148 में पढ़ना है, ये अपने 76 में पढ़ना है, ये हमने पढ़ना है आपका 124 में, ठीक है, ये पढ़ना है हमने 153 में, ये पढ़ना है हमने पार्ट 5 में यानी कि आर्टिकल 324 में, ये पढ़ना है हमने पार्ट 15 में आर्टिकल, ये पहले आएगा ना, ये आएगा आपका 14 में लोक सेवा आर्टिकल आपका 308 से लेकर 323 तक। तो ये पढ़ने अलग अलग है, लेकिन इनमें क्या कह रहा हूं, शक्तियां, राष्ट्रपति के पास जो शक्तियां किन किन को नियुक्त कर सकते हैं, आए समझ में। तो देखिएगा ये भी आप लोगों ने समझ लिया, बाकी इनको हम लोग सेपरेट अलग से पढ़ने, पूरा का पूरा डिटेल में इनके बारे में पढ़ेंगे, इनके काम क्या है, ये पदाधिकारी। बस राष्ट्रपति के पास किन किन को नियुक्त करने का अधिकार है, शक्तियां हैं, जैसे मैंने आपको कहा 75 में ये व्यवस्था है। क्लियर है, स्टेप बाय स्टेप चीजों को हम लोग लेके चल रहे हैं। उसके बाद देखिएगा आर्टिकल 53 का 2 क्या कहता है, ये कहता है कि भारत में देखिएगा अभी वर्तमान समय पे क्या है, सबसे ऊपर कौन होते हैं, प्रेसिडेंट, सबसे ऊपर आपके प्रेसिडेंट होते हैं। प्रेसिडेंट के बाद कौन आता है, सीडीएस, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ आते हैं, और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के बाद आपके तीनों सेनाओं के प्रमुख आ जाएंगे, नौसेना प्रमुख, ठीक है, और वायुसेना प्रमुख, और उसके बाद आपका थल सेना प्रमुख, ठीक है ना। तो देखिएगा प्रेसिडेंट राष्ट्रपति, ठीक है, भारत के राष्ट्रपति। अब याद रखिएगा आपका सीडीएस की अगर बात करेंगे तो सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होता है, ठीक है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पद कब आया था आपका, 2020 में आया था, और ये आया था आपका 1 जनवरी को, 1 जनवरी 2020 को आया था, जो तीनों सेनाओं को क्या करता है आपका, चाहे युद्ध टाइम हो, चाहे आपका क्या हो बच्चा,
शांति काल हो, उसमें तीनों सेनाओं के बीच में एक बेहतर कम्युनिकेशन, एक बेहतर कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए सीडीएस पद लाया गया था। और तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कौन होता है? भारत के राष्ट्रपति होते हैं। ऐसी बात कहां पर कही गई? तो देख लीजिएगा आपका कहां पे की गई। आर्टिकल 53 में कहा गया राष्ट्रपति रक्षा बलों के सर्वोच्च कमांडर होते हैं। राष्ट्रपति युद्ध व शांति की घोषणा करने का अधिकार भी रखते हैं। राष्ट्रपति युद्ध व शांति की घोषणा करने का अधिकार भी रखते हैं। ऐसा पूछा गया ना। द प्रेसिडेंट इज द, बच्चे देखिएगा, सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्सेज। द प्रेसिडेंट हैज द, देखिए, पावर टू बी डिक्लेयर वॉर एंड पीस। ठीक, तो ये भारत आर्टिकल 53 में ऐसा कहा गया। बिल्कुल आसान भाषा में बता रहा हूं, कोई अलग सा फॉर्मूला नहीं है, बस पढ़ना पड़ेगा। कोई मुझे कहता है कि सर याद नहीं होता, ये आर्टिकल कैसे याद करे? प्रभु बस पढ़ के ही होगा। और दूसरा कैसे याद होगा? रिवीजन इक्वल टू सक्सेस या रिवीजन इक्वल टू सिलेक्शन, यही हो सकता है। इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है और कोई चारा भी नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 55 क्या कहता है? भारत के राष्ट्रपति के पास एक शक्ति और है, और वो शक्ति कौन सी है? सीडीएस का फुल फॉर्म होता है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। जो पहले बिपिन रावत थे, अभी अनिल चौहान है। बिपिन रावत सर का क्या हो गया था? एक प्लेन जो क्रैश हो गया, उसमें उनकी मृत्यु हो गई थी तमिलनाडु के अंदर। उसके बाद जो सीडीएस बने वो बने अनिल चौहान सर। ठीक है, अभी प्रेजेंट टाइम पे है। आर्टिकल 85 क्या कहते हैं? भाई लोकसभा का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। लोकसभा का कार्यकाल है 5 वर्ष का, लेकिन समय से पूर्व लोकसभा को भंग कर सकते हैं। समय से पहले लोकसभा को भंग किया जा सकता है। और उसके लिए क्या देखिएगा, क्यों किया जा सकता है? क्योंकि जो आपका मेजॉरिटी वाली पार्टी है, जो बहुमत दल है, लिखित में प्रस्ताव भेजेगा, तो भारत के राष्ट्रपति को लिखित में प्रस्ताव दिया जाएगा। तो क्या किया जाएगा? आपका समय से पहले हम क्या कर सकते हैं? इसे लोकसभा को भंग कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, हमारे इस समय पे एनडीए की सरकार है या घटक दल की सरकार है 2024 से लेकर 2029 तक। ठीक है, अब इनको लगता है कि 29 में वैसे मार्च तक सरकार है, मई तक आपको नया 19वीं लोकसभा बन जाएगी। ठीक है, अब ये चाहते हैं कि हम 2028 में क्या कर दे, दिसंबर तक चुनाव करा दे, 6 महीने पहले ही चुनाव करा दे, करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब आप कहेंगे सर ऐसा क्यों? हो सकता है सरकार ने कुछ ऐसी योजनाएं लेकर आए, लगेगा कि इस समय पे लोगों का झुकाव हमारी तरफ ज्यादा है, तो उसका बेनिफिट उठाना चाहेगी। कि लगेगा कि इस मुद्दे को लेकर अभी झुकाव हमारी तरफ ज्यादा है, तो बिल्कुल बेनिफिट उठाना चाहेगी। और देखेगा 2024 से लेकर मैंने कहा 2028 में अगर ऐसा किया जा सकता है तो आर्टिकल 85 के तहत, लेकिन रूलिंग पार्टी आपका क्या करेगी? लिखित में देगी भारत के राष्ट्रपति को, तभी कर सकते हैं। और ऐसा अधिकार भारत के राष्ट्रपति का आर्टिकल 85 के तहत है। समय से पहले क्या करना? आपका लोकसभा को भंग कर सकते हैं। आगे समझ में चलेगा। ये तो थी आपकी एग्जीक्यूटिव पावर की शक्तियां। हम पढ़ रहे थे जो अब तक आपका पार्ट 5 में एग्जीक्यूटिव पावर को। अब पढ़ेंगे हम लोग किसको? लेजिस्लेचर पावर को। भारत के राष्ट्रपति की जो क्या है? विधायी शक्तियां है। सर विधायी शक्तियां क्या होती है? वैसे भारत में क्या है? संसदीय व्यवस्था है। संसदीय व्यवस्था के तहत क्या होता है? भाई लोकसभा में प्रस्ताव गया, राज्यसभा में प्रस्ताव गया, और फिर भारत के प्रेसिडेंट ने साइन किया, तो ये क्या बन गया? आपका ये प्रस्ताव अधिनियम बन गया या कानून बन गया। ऐसी व्यवस्था भारत में है। लेकिन सोचिएगा कि किसी बिल पे ऐसा भी तो होता होगा कि दोनों के बीच में मतभेद हो, या इसने पास कर दिया, ये पास नहीं कर रहा हो, या फिर दोनों के दोनों उस बिल को लेकर उदासीन बैठे हो। ऐसी कंडीशन भी तो हो सकती है। एक कंडीशन क्या कहा मैंने? कि किसी बिल को लेकर दोनों के बीच में मतभेद है, या किसी बिंदु को लेकर दोनों के बीच में मतभेद है। तीसरी कंडीशन, दोनों के दोनों उस पर क्या है? न्यूट्रल बैठे हुए। तो उस कंडीशन में क्या होगा? तो उस कंडीशन में भारत के राष्ट्रपति के पास क्या है? विधायी शक्ति है। विधायी शक्ति का मतलब क्या है? आपके पास जो विधायी शक्तियां होती है, आर्टिकल 108 के तहत भारत के राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं?
ज्वाइंट सेशन बुला सकते हैं। भारत के राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं जब दोनों सदनों में किसी बिल को लेकर मतभेद होता है। देखिएगा, देयर इज द डिसएग्रीमेंट बिटवीन द टू हाउस, यानी बोथ हाउस रिगार्डिंग एनी बिल। इन दिस सिचुएशन द प्रेसिडेंट कॉल द ज्वाइंट सेशन। भारत के राष्ट्रपति इस समय पर, इस स्थिति में संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं, यानी कि दोनों हाउस के मेंबर को एक जगह बिठाएंगे। फिर अब देखिए, वो 545 अभी भेजे आपने और 245 वहां है, वैसे 50 का है लेकिन है अभी 45 ही वहां पे, ठीक है। उन सबको क्या कर दिया, एक जगह बैठा दिया, उसको कहते हैं ज्वाइंट सेशन। लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? भारत के राष्ट्रपति बुलाएंगे। अगर अध्यक्षता की बात की जाएगी तो उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष ही इसकी क्या करेंगे? अध्यक्षता करेंगे। समझ रहे हो आप लोग? लोकसभा अध्यक्ष ही क्या करेंगे? इसकी अध्यक्षता करेंगे। आया समझ में? ठीक है ना। अगर ज्वाइंट सेशन बुलाया जाता है उस कंडीशन में उसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष ही क्या करता है? उसकी अध्यक्षता करता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखेंगे भाई, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों की हम लोग बात करेंगे। और उन विधायी शक्तियों में एक शब्द आता है आपका आर्टिकल 123 के अंदर। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का 123 क्या कहता है? भारत के राष्ट्रपति का ऑर्डिनेंस, राष्ट्रपति का अध्यादेश। सर ये अध्यादेश क्या होता है, इसे समझाएगा। सोच लीजिएगा कि भारत में संसदीय व्यवस्था है, कानून बनाने के लिए लोकसभा और राज्यसभा में पहले क्या होगा आपका? भाई प्रस्ताव पहुंचेगा, चर्चा होगी, वोटिंग होगा। वोटिंग होने के बाद जो जो आपका रेशियो रखा कि 2/3 मेजोरिटी के साथ पास होना चाहिए, 1/3 वोट के साथ होना चाहिए, 50% के साथ होना चाहिए, जो भी क्राइटेरिया है आपने पूरा करा, फिर राष्ट्रपति के पास गया, एक्ट बन गया। सोचो कि दोनों हाउस नहीं चल रहे और कोई बहुत महत्वपूर्ण विषय है जिस पर भारत में कानून नहीं है। अगर उस पर उस समय पे एक्शन न लिया जाए तो भारत के अंदर अराजकता फैल सकती है, डिस्टरबेंस हो सकता है, देश के लिए खतरा बन सकता है। और भारत में क्या है, उस पर एक्ट ही नहीं है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, जब आपका सेशन चल ही नहीं रहा, ठीक है, आपका सेशन चल ही नहीं रहा, तो उस समय पे क्या किया जाएगा? ऐसी स्थिति में क्या किया जाता है? ऐसी स्थिति में भारत के राष्ट्रपति ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं, अध्यादेश जारी कर सकते हैं, जिसमें लिखा हुआ है राष्ट्रपति का अध्यादेश। भारत के राष्ट्रपति का अध्यादेश जब दोनों सदनों का क्या चल रहा हो, अवकाश चल रहा हो, उस स्थिति में राष्ट्रपति अति महत्वपूर्ण विषय पर अध्यादेश जारी करता है। भारत के राष्ट्रपति जब दोनों हाउस का क्या चल रहा हो, आपका अवकाश चल रहा हो, उस स्थिति में राष्ट्रपति अति महत्वपूर्ण विषय पर क्या कर सकते हैं? ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं। लिखा हुआ ना, देखिएगा उस समय पर आपके क्या है कि हाउस नहीं चल रहे, प्रेसिडेंट कैन इश्यू एट द ऑर्डिनेंस ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट इश्यूज। लेकिन जो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ऑर्डिनेंस जारी किए जाएंगे, उस ऑर्डिनेंस के संबंध में कुछ बातें भी मैं आपको बता दूं, कुछ शर्तें भी हैं। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा जो ऑर्डिनेंस जारी किया जाएगा, जो अध्यादेश जारी किया जाएगा, उसकी वैलिडिटी कितनी है? वो 6 महीने तक आपका वैलिड रह सकता है। वो सिर्फ 6 मंथ तक ही क्या रह सकता है? आपका वैलिड रह सकता है। अब 6 महीने बाद क्या होगा? कुछ और पहली कहानी। फर्स्ट बच्चा आपका क्या शर्त क्या है कि भारत के राष्ट्रपति का ऑर्डिनेंस 6 महीने तक ही वैलिड रहेगा। पहली शर्त ये हो गई। सर दूसरी शर्त बताएगा। दूसरी शर्त क्या है? ठीक है, मैं आपको बता दूं, भारत में जो सेशन होते हैं ना, सत्र होते हैं, सत्र 3 तरीके से होते हैं। पहला होता है आपका बजट सत्र, दूसरा होता है मानसून, और तीसरा होता है शीतकालीन। 3 सत्र होते हैं। 2 सत्रों के बीच में, यानी कि साल का पहला बजट सत्र होता है, तो इसके अंतिम दिन यानी कि बजट का जो अंतिम दिन है, और मानसून सत्र का पहला दिन है।
इन दोनों के बीच में 6 माह से अधिक का गैप नहीं होगा। ये कारण है। बजट सत्र और मानसून सत्र के, बजट सत्र का अंतिम दिन और मानसून सत्र का जो पहला दिन है, इन दोनों के बीच में 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होगा। इसलिए तो कहा मैंने कि जो भारत के राष्ट्रपति का ऑर्डिनेंस है उसकी वैधता कितनी है, 6 माह है। ठीक है, वही यहां भी होगा कि भाई मानसून सत्र का अंतिम दिन और शीतकालीन सत्र का पहला दिन, इन दोनों के बीच में 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। अब देखिएगा, भारत के राष्ट्रपति ने अति महत्वपूर्ण विषय पर क्या कर दिया, ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। उसकी वैलिडिटी कितनी है, 6 माह, पहला शर्त। दूसरी शर्त देखिएगा, सोचेगा कि आपने आज कितना 2 अक्टूबर को भारत के राष्ट्रपति ने क्या कर दी, ऑर्डिनेंस जारी कर दी। अब क्या है कि आपका शीतकालीन सत्र ठीक कब हो गया, 2 नवंबर से शीतकालीन सत्र शुरू हो गया। पहली शर्त थी ऑर्डिनेंस की कि वो क्या होगा, 6 माह तक क्या रहेगा, वैलिड रहेगा। ठीक है, लेकिन ठीक 1 महीने के बाद ही आपका क्या है, सेशन शुरू हो गया। तो पहली वाली शर्त को भूल जाओ, ठीक है ना। अब 2 नवंबर से सेशन शुरू होता है तो शर्त 2 आपकी क्या होगी, लागू हो जाएगी। इसमें क्या कहा गया कि जिस दिन से आपका सत्र शुरू होता है, जिस दिन से आपका हाउस आपका सेशन प्रारंभ हो गया, कोई भी सदस्य हाउस आपका शुरू हो गया, ठीक है, तो आपको बोथ हाउस में 42 डेज के अंदर अंदर, यानी कि 6 सप्ताह के अंदर अंदर उसको क्या करना पड़ेगा, अप्रूवल करना पड़ेगा। 6 सप्ताह के अंदर अंदर आपको ये बिल पास करना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं करते तो वो स्वतः ही क्या हो जाएगा, अध्यादेश समाप्त माना जाएगा या उसको निरस्त माना जाएगा। संसदीय सत्र प्रारंभ होने के पहले दिन से 42 दिन के अंतराल में राष्ट्रपति का अध्यादेश पास कराना आवश्यक होता है। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो वो नहीं तो अध्यादेश क्या होगा, स्वतः ही समाप्त माना जाएगा। ठीक है, यहां पे क्या, प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस मस्ट बी पास विद इन 42 डेज फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ द, यहां पे क्या दिया गया आपका, समझो, जो सेशन आपका प्रारंभ होगा। अदरवाइज क्या होगा, अदरवाइज ऑर्डिनेंस विल बी ऑटोमेटिकली आपका लैप्स, इट विल बी क्या कहा जाएगा, कंसिडर्ड आपका वोट एंड आपका इनवैलिड। ठीक है, ये क्या माना जाएगा, समाप्त या निरस्त माना जाएगा। आगे समझ में, यहां पल्ले पड़ गया सब लोग के, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है भाई। जो विद्यार्थी रिकॉर्डेड क्लास देखते हैं वो आके कमेंट्स बॉक्स में अपने सवाल पूछ सकते हैं जहां समझ में नहीं आएगा, और जो लोग लाइव देख रहे होंगे वो बच्चा कमेंट्स कर सकता है अपने सवालों को कि सर ये समझ में नहीं आया। देखो छोटी छोटी चीजें हैं, कोई दिक्कत नहीं, ऑर्डिनेंस भी आपका क्लियर हो गया। और मैं आशा करता हूं कि आप लोग साथ में बहुत कुछ सीख रहे होंगे भाई। अब तक हम लोगों ने जो जनरल अवेयरनेस था उसको एक सिस्टमेटिक वे में नहीं पढ़ा था, लेकिन आज के समय पे हम एक सिस्टमेटिक वे में चीजों को पढ़ रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होने की अपने को। ना इतना मैं जरूर कहूंगा कि आप लोगों को नोट्स बनाने चाहिए जब भी समय मिलता है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे दूं आपको। आज के समय पर वो विद्यार्थी हमारे उनका नाम विहान करके है, बहुत सारे ऐसे बच्चे बहुत सारे हैं, लेकिन मैं फिर भी उनको अलग क्यों कह रहा हूं। विहान जो कि भारतीय वायुसेना के अंदर ऑन सर्विस में रहे, 2018 की बात कर रहा हूं मैं। सुबह 4:30 बजे मेरी यूट्यूब के अंदर इसी तरह से, मैं तब कॉन्स्टिट्यूशन को ऐसे ही पढ़ा रहा था, समझो, यूट्यूब के अंदर कह रहा हूं मैं। सुबह 4 बजे के टाइम पे 4:30 बजे तक मेरी क्लास स्टार्ट होती थी टिकट। और वो बच्चा उस समय पे उधमपुर पता है कहां पे, उधमपुर जम्मू एंड कश्मीर के अंदर उनकी पोस्टिंग थे। और ठीक 5:30 बजे वो मुझे डेली अपना मैसेज भेज देते थे कि सर देखिएगा आज का आपने जो पढ़ा है एक सिस्टमेटिक वे से चीजों को मैंने नोट किया है, कुछ चीजें हम पहले पढ़ चुके थे, कुछ चीजें आपने बताई, तो एक सिस्टमेटिक वे में मेरी नोट्स तैयार है। और बहुत अच्छे से उन्होंने नोट्स तैयार करे थे। अब वो
एक्स और वाई ग्रुप में किसी में होंगे, आपके थे तो इलेक्ट्रिकल से ही थे, लेकिन उन्होंने नौकरी आपका +2 बेस पे ले रखी थी, एक्स या वाई ग्रुप में किसी में रहे होंगे एयरफोर्स के अंदर। उसके बाद वो बच्चे ने यूपीपीसीएल भी दिया, वहां पे कुछ रह गया था, फिर जाके सीजीएल का एग्जाम क्लियर किया, और आज के समय पे जो आपके इंस्पेक्टर होते हैं ना, उस पद पर है, समझो आपका। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि देखिएगा, हम लोगों को ना कि समय के साथ कि मुझे ये समस्या है, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं, वो दोष मत दीजिएगा। बस आप एक अपने डीएनए में चीजों को बनाइएगा। हाँ, रिवीजन बहुत जरूरी है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि वहां तो समय समय पे पटाखे फूटते रहते हैं, और जॉब भी कौन सी है भाई, सुबह 5 बजे फिजिकल के लिए जाना होता है, वो भी हर दिन लगभग। और फिर वो बच्चा कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते, है ना? तो हम भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस करने के लिए आपको थोड़ा सा रूटीन बनाना पड़ेगा, और ज्यादा से ज्यादा 21 दिन लगेंगे आपको, फिर तो आपका डीएनए में घुस जाएगा, फिर तो कोई रोक नहीं सकता आपको। हमसे भी कहते हैं कि आप 3:30 बजे कैसे उठ जाते हो, रात में कितने बजे सोते हो? भाई सोने का टाइम वही हमारा भी जो आपका है, 12-1 बजे हमें भी लग जाता है, और सुबह 3-3:30 बजे अलार्म बजा तो 5 मिनट के अंदर अंदर हम उठ जाते हैं। और फिर आप लोगों की क्लास वगैरह रेडी करना, दिन भर का क्या शेड्यूल है उसको रिव्यू करना, फिर जाके क्लास में आते हैं। और ये आपको समझाने से पहले हमें भी तो पढ़ना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी ना कि हम मुंह लटका के आ जाएंगे। भाई 10 तरह के सवाल होते हैं, कुछ सवाल सही होते हैं, कुछ सवाल टेढ़े मेढ़े भी होते हैं, ठीक है, तो चलेगा। तो ये तो कहानी थी बीच बीच में आपको नींद से जगाने के लिए। कई बार बच्चे सो जाते हैं ना, तो इस वजह से नींद से जगाने के लिए। अब सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं। इन टॉपिकों में से आर्टिकल 56 आपका से सवाल पूछा गया है। अनुच्छेद 56 कहता है, यदि न तो आपके पास कौन है, राष्ट्रपति है, और ना ही उपराष्ट्रपति है, तो इस कंडीशन में राष्ट्रपति के पद को कौन संभालेगा? आर्टिकल 56 के अंदर हमने जो पढ़ा था और कहा गया, न तो आपके राष्ट्रपति है, ना ही आपके पास उपराष्ट्रपति है, उस कंडीशन में राष्ट्रपति के पद को कौन संभालेगा? इस कंडीशन में चलेगा, ठीक है ना? देखिएगा, तो भारत के राष्ट्रपति, और मैं आपको बता दूं, क्योंकि मेरी भी 11 महीने की बिटिया है, तो पेरेंट्स की ऐसी हालत होती है ना, मैं सोना, मुझे नहीं पता कब सोना होता वो। और समस्या क्या उनके साथ, बच्चों के साथ, वो मतलब जब हम लोग को सोना होता है तब वो जगे होते हैं। और अपने को तो अभी जब मैं घर जाऊंगा अभी ब्रेकफास्ट करने के लिए 7:30 बजे, तो वो घोड़े बेच के सो रखे होंगे। और रात्रि में मतलब ये है कि कोई पता नहीं कि 1 बजे उठ जाए, 2 बजे उठ जाए, 3 बजे उठ जाए, लेकिन अपने आप को ना हम लोग ढाल देते हैं। वो क्या है ना कि गॉड गिफ्ट होता है हमारे लिए, इंसानों के लिए, कि एक जमाना ऐसा था कि कोई हमें छेड़े भी तो हम शायद गुस्सा कर लें, लेकिन एक समय ऐसा आ जाता है कि हम लोग उन चीजों को स्वीकार कर लेते हैं, वो डीएनए में घुस जाता है, ठीक है भाई। तो वो समय के साथ वो बदलाव हो जाता है, चलेगा। तो देखिएगा, राष्ट्रपति, देखो उस समय पे क्या है ना, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, यानी जब नहीं है कोई भी, तो उस समय पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और वर्तमान समय पे कौन है? DY चंद्रचूड़ है, DY चंद्रचूड़ है, ठीक है ना? चलेगा, नेक्स्ट बढ़ेगा। बहुत बढ़िया बच्चा, बहुत बढ़िया। आर्टिकल 60 के तहत भारत के राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? भारत के राष्ट्रपति को, ठीक है ना, यहां पूछा गया, पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 60 के तहत आपका ऐसा कहा गया। तो कौन दिलाता है भाई? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष देखे भारत के राष्ट्रपति को उनके पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग। राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया हमने पढ़ा था ना, वे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 61 को पढ़िएगा। यदि राष्ट्रपति ने अपने पद का दुरुपयोग किया, जिसे हम लोग लिखा था ना कि अतिक्रमण किया गया, तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे? पहले ड्राफ्ट तैयार करोगे भाई, पहले क्या करोगे? प्रस्ताव तैयार करोगे।
उस प्रस्ताव में कितने लोगों की, कितने सदस्यों की मंजूरी आवश्यक है। तो आपने कहा कि सर 1/4, 1/4 सदस्यों की क्या होनी चाहिए, न्यूनतम 1/4 मेंबर की क्या होनी चाहिए, इसमें अनुमति होनी चाहिए। फिर आप क्या करोगे, 14 दिन पहले ही प्रस्ताव आप कहीं पर भी लाओ, किसी भी हाउस में लाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 14 दिन पूर्व इसकी सूचना भारत के राष्ट्रपति को देनी होगी, जिसको आपने 1/4 मेंबरों के सिग्नेचर के साथ क्या किया है, पास किया है। उसके बाद प्रोसेस आप 14 दिन बाद शुरू करो, समझो, 14 दिन बाद आप प्रोसेस शुरू करो किसी भी हाउस में, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, दोनों हाउस के मेंबर उसमें रहेंगे, बोथ हाउस के सभी मेंबर क्या करेंगे, इंपीचमेंट में भाग लेंगे। ये तो हमने बात पहले से की है, ठीक है ना, आर्टिकल 61 में। अगला सवाल हमारे पास क्या आता है, अगला सवाल पूछता है महाभियोग का प्रस्ताव, इंपीचमेंट आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो। महाभियोग का प्रस्ताव किन सदनों में पेश किया जाता है, ठीक है ना। तो इंपीचमेंट को आपको किस सदन में पेश किया जाता है, तो ये पेश किया जाता है बोथ हाउस में, राज्यसभा में भी और लोकसभा में भी। इंपीचमेंट का प्रस्ताव आप किसी भी सदन में पेश कर सकते हो, कोई समस्या नहीं है। पर उससे पहले देखिएगा, कहीं भी लाओ, आप चाहे लोकसभा में लाओ, आप राज्यसभा में लाओ, लाना तो अपने दोनों जगह है, कोई फर्क नहीं पड़ता, समझो, आपका किसी भी हाउस में लेके आओ, ठीक है, बहुत आपका लोकसभा और राज्यसभा। अगला सवाल देखिएगा, किस प्रकार की वीटो राष्ट्रपति को पुनर्विचार के लिए बुलाकर किसी विधेयक को पारित होने से देरी करने की अनुमति देता है। Which type of veto allow the president to delay, क्या करेगा आपका बिल को, यानी कि पास होने से विलंब रोक सकता है। एब्सोल्यूट वीटो, सस्पेंडिंग वीटो, जेबी वीटो या पॉकेट वीटो। ये तो आएगा गैर सरकारी के लिए, ये दोनों हो गए आपके किसके लिए, उदासीनता के लिए। तो रह गया आपका ये वाली बात, जहां पे भारत के राष्ट्रपति कहते हैं कि मुझे संदेह है कि आप इसको कैसे चलाओगे, या कुछ बिंदुओं को लेकर मुझे संदेह है और मैं उसको क्या कर रहा हूं, पुनर्विचार के लिए बाहर वापस भेज रहा हूं। तो आप इसमें क्या करेगा, दोबारा से विचार करें, पास करके फिर भेजिएगा। तो आर्टिकल आपका कौन सा है, 111, आर्टिकल 111, जहां पर भारत के राष्ट्रपति के पास 3 अलग अलग तरीके की वीटो होती है। ये छोटी छोटी चीजें जो हमें समझनी पड़ती है, ठीक है। नहीं, जेबी वीटो क्यों कहा आपने, जेबी वीटो कैसे हो सकती है इसमें, भाई राष्ट्रपति किसी बिल को पुनर्विचार के लिए भेज रहा है, अभी तो पढ़ा था हमने, भाई जेबी वीटो तो राष्ट्रपति ना तो उसको पुनर्विचार के लिए भेज रहा है, ना उस पर हाँ बोल रहे हैं, ना बोल रहे हैं, न्यूट्रल बैठा हुआ है। एब्सोल्यूट वीटो क्या होती है, जो सिर्फ आपका गैर सरकारियों के लिए होता है, मतलब गैर सरकारी बिल है, राष्ट्रपति ने सीधे क्या कर दिया, आपका निलंबन कर सकते हैं उस बिल को। और ये इसमें क्या है, मुझे सस्पेंस है किसी बिंदु को लेकर, यानी कि तब क्या आएगा आपका सस्पेंडिंग वीटो आएगा, अभी पढ़ा था आपने। नहीं 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 नहीं, नहीं। जेबी वीटो पेंडिंग में तो रख रहा है, लेकिन राष्ट्रपति उसको वापस भेज ही नहीं रहा ना। राष्ट्रपति यहां तो सीधा सीधा क्या है कि रोकने के लिए आपने उसको पुनर्विचार के लिए भेज दिया। यहां ना तो पुनर्विचार के लिए भेज रहा है, ना ही राष्ट्रपति उसको पास कर रहा है, ना ही उसके लिए ना बोल रहा है, ठीक है। और यहां पे क्या आपका सस्पेंडिंग वीटो में सीधा सीधा लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति उसको विलंब करने के लिए वापस क्या कर देता, हाउस में भेज देता। एब्सोल्यूट में क्या है कि एब्सोल्यूट वीटो में आपका कि राष्ट्रपति ने वो सिर्फ किसके लिए होगा, गैर सरकारी के लिए सीधा सीधा बिल को निरस्त कर दिया, ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट देखिएगा, अनुच्छेद 123 को हमने पढ़ा, राष्ट्रपति ने जो ऑर्डिनेंस जारी किया गया, तो राष्ट्रपति के अध्यादेश की वैधता अवधि क्या है। आर्टिकल 123 के तहत जारी राष्ट्रपति के ऑर्डिनेंस की वैलिडिटी क्या है, अवधि क्या है, ऐसा पूछ रहे, वैधता क्या है। देखिएगा, पहली कंडीशन है कि आपका 6 माह तक रहेगी। अगर वो पूछता कि सत्र प्रारंभ होने के पहले दिन से, अगर आपका सत्र प्रारंभ हो गया उसके पहले दिन से, तो कितने दिन के अंदर अंदर, 42 डेज के अंदर अंदर आपको अप्रूवल करना होगा बोथ हाउस में। अगर ऐसा नहीं होता है तो उसे क्या माना जाएगा, निरस्त माना जाएगा।
अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो उसको निरस्त समझा जाएगा, ठीक है ना, अगर ऐसा नहीं किया जाता है। चलेगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 108 क्या कहता है? 108 कहता है कि जब दोनों हाउस के बीच में क्या हो, मतभेद हो। और 108 जब भी आएगा तो मैं सीधा सीधा समझूंगा कि इसका मतलब है ज्वाइंट सेशन, दोनों हाउस के मेंबर एक जगह पे बैठे। इसको बुलाने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो इसकी अध्यक्षता करते हैं लोकसभा अध्यक्ष। जैसे कि 2024 में ऐसी स्थिति बनती है, किसी बिल पर आपने बुलाया, साधारण बिल को लेकर बुलाया जा सकता है सिर्फ, ठीक है, तो उस कंडीशन में अध्यक्षता कौन करेगा? ओम बिरला, जो आपके लोकसभा के हैं अभी अध्यक्ष है, ठीक है ना। ओम बिरला क्या करेंगे? इसकी अध्यक्षता करेंगे, ठीक है। आर्टिकल 108 के तहत यहां पर व्यवस्था दे रखी है। किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा को उसके 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है? देखिए, मैंने आपसे कहा ना कि 2024 में 18वीं लोकसभा का चुनाव हुआ और 2029 तक इसका क्या है? कार्यकाल। यानी कि इस लोकसभा का कार्यकाल क्या है? 5 वर्ष है। और 5 ही वर्ष होता है भाई 18वीं लोकसभा का। लेकिन हम क्या कह रहे हैं कि हमने इसको क्या कर दिया, 4.5 साल में ही खत्म करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि सरकार को लगता है कि हमारी इस समय पे क्या है, बेहतर स्थिति है, लोगों का ओपिनियन जो चल रहा है, जो ग्राउंड से जो आपका रिपोर्ट तैयार हो रही है, उससे लगता है कि झुकाव हमारी तरफ है, तो समय से पहले ऐसा कर सकते हैं। लेकिन जो रूलिंग पार्टी है, जो मेजॉरिटी के साथ जो अलायंस है, उसको क्या करना पड़ेगा? लिखित में देना पड़ेगा। और ऐसा कहां कहा गया? आर्टिकल 85 में कहा गया कि समय से पहले क्या किया जा सकता है? लोकसभा को भंग किया जा सकता है। लेकिन उसमें आर्टिकल 85 में आपने अभी पढ़ा, उसमें यह व्यवस्था दे रखी थी, ठीक है। अगला देखिएगा, आर्टिकल 123। आर्टिकल 123 जहां पे राष्ट्रपति का ऑर्डिनेंस जारी करने की बात की गई। भारत के राष्ट्रपति के किसकी बात की गई है? अध्यादेश। भाई अध्यादेश कब जारी किया जाता है? जब कोई भी सत्र नहीं चल रहा हो। समझो क्या चल रहा हो? सत्र नहीं चल रहा हो। उस कंडीशन में अति महत्वपूर्ण विषय पर भारत के राष्ट्रपति क्या करते हैं? ऑर्डिनेंस जारी करते हैं, ठीक है ना। जब दोनों सदनों का क्या चल रहा हो? अवकाश चल रहा हो। उस कंडीशन में भारत के राष्ट्रपति क्या करते हैं? ऑर्डिनेंस जारी करते हैं। और ठीक है ना, अति महत्वपूर्ण विषय पर। चल, यदि राष्ट्रपति का अध्यादेश सत्र शुरू होने के 42 दिनों के भीतर पारित नहीं होता है तो क्या होगा? भाई पारित नहीं होता है तो क्या होगा? तो भाई उसको स्वतः ही क्या माना जाएगा? ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? वो आपका समाप्त माना जाएगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, इसे स्वतः ही समाप्त माना जाएगा। अगर आपने, जय हिंद बच्चा, जय हिंद, जय हिंद, ठीक है, स्वतः ही समाप्त माना जाएगा इस कंडीशन में, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, तो ये तो थे हमारे आज के सेशन के सवाल और उससे जुड़े हुए मतलब जो टॉपिक था उससे जुड़ा हुआ सवाल, ठीक है। थोड़ा सा मैं आप लोग को, भाई बहुत सारे बच्चों को संसदीय व्यवस्था समझ में नहीं आ रही है, वैसे इसके बाद हमने यही पढ़ना है। भारत में क्या है भाई? आपका संसदीय व्यवस्था है। अब ये संसदीय व्यवस्था क्या होती है, इस पर थोड़ा हम लोग चर्चा कर लेते हैं। जितने भी विद्यार्थी यहाँ पे लाइव हैं सुन लीजिएगा, ठीक है, और सवाल आप लोग कमेंट्स बॉक्स में भेज दो। भारत में संसदीय व्यवस्था के तहत क्या क्या आता है? एक तो आता है आपका लोकसभा, दूसरा कौन सा आता है आपका? राज्यसभा, और तीसरा क्या आता है आपके? राष्ट्रपति, ठीक है। ये तीन आपके क्या आते हैं? ध्यान दीजिएगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 79 जहां पे पार्लियामेंट दिया गया,
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 81, जहां पे लोकसभा है, आर्टिकल 80 राज्यसभा और आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति के पद से संबंधित है। बाकी तो राष्ट्रपति के संबंध में काफी सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। हाँ, चलेगा। अच्छा, पॉलिटिक्स के हम लोग टॉपिक को पढ़ तो रहे, याद नहीं हो पा रहे, समझना पड़ेगा ना, चीजों को समझना पड़ेगा। देखिए, प्रैक्टिकली सोचेगा कि मैं राष्ट्रपति होता तो मेरे पास क्या क्या अधिकार होते, क्यों याद नहीं होगा? फिर एक बार कोशिश तो करिएगा भाई, एक बार कोशिश तो करिएगा कि आप भारत के राष्ट्रपति हो। अच्छा, सबसे पहले मैं ये सोचूंगा कि अगर मैं भारत का राष्ट्रपति हो बनता हूं तो मुझको क्या क्या क्राइटेरिया चाहिए उसके लिए, मेरी एलिजिबिलिटी क्या होगी, मेरी उम्र कितनी होनी चाहिए, क्या मैं किसी लाभ के पद पे रह सकता हूं भारत के राष्ट्रपति बनने के समय पे, क्या मैं किसी लाभ के पद पे रह सकता हूं? ठीक है, तो प्रैक्टिकली थोड़ा समझना पड़ेगा कि अगर मैं एमएलए बनता हूं तो एमएलए बनने के लिए मुझे क्या चाहिए, मैं एमपी बनता हूं तो एमपी बनने के लिए क्या व्यवस्था है, अगर मैं आपका क्या बनता हूं कि लोकसभा अध्यक्ष बनता हूं तो कैसे बनूंगा, प्रधानमंत्री बनूंगा तो कैसे बनूंगा, राज्य का मुख्यमंत्री बनूंगा तो कैसे बनूंगा। तो प्रैक्टिकली ये छोटी छोटी चीजें थोड़ा हमें समझनी होती है, ठीक है। चलो इस पर बात कर लेंगे। तो ये संसदीय व्यवस्था है भारत में। राज्यसभा एक क्या होता है, स्थायी सदन होता है, लोकसभा अस्थायी सदन होता है। भाई यहाँ पे सदस्यों की संख्या कितनी है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग? 550। यहाँ पे कितनी है? 250, ठीक है। और ये भी बटा हुआ है आपका भाई 530 तो राज्यों को है और 20 किसके लिए है? केंद्र शासित प्रदेशों के लिए। यहां भी वैसा ही है, 238 है तो आपका किसके लिए? राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए। और 12 मेंबर क्या होते हैं आपके? नॉमिनेटेड होते हैं, ठीक है। ये सारे के सारे इलेक्टेड है और ये क्या होते हैं आपके? नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये बात भी सही है भाई कि आपकी रुचि पर डिपेंड करता है। अगर आप लोग उसको, एक वो भी होता है ना, एक मैंने नोटिस करा हुआ है कि बच्चों के साथ भी क्या होता है ना, ऑफलाइन ऑनलाइन में भी देखा होगा। एक तो होता है कि जो बच्चा स्वतंत्र रूप से सोचता है कि मुझे सिलेबस में क्या पढ़ना है और वैल्यू कितनी है। भाई चीजों को वैल्यू देना भी तो होता है ना, आप इंपॉर्टेंस कितना दे रहे हो उस चीज को, जिसको आप एक तरह से मेरा विद्यार्थी कह रहे हैं कि सर वो तो हमारी रुचि है उस शब्द के लिए, इंटरेस्ट है हमारे उसके लिए, ठीक। अब होता है कि आपको लगता है कि मैं टेक्निकल का हूं, मैं 100 नंबर के टेक्निकल में 90 ले आऊंगा, उसके बाद रीजनिंग कर लूंगा, फिर जीएस समंदर है, फिर देख लेंगे लास्ट के 10 दिन में। देख संभव तो नहीं, आज के टाइम पे पढ़ना पड़ेगा। भाई 50 नंबर की जीएस है, एसएससी की बात करो, एक बहुत बड़ा एग्जाम है एसएससी जहां पे 50 नंबर की, तो बाकी तो आपके अन्य एग्जाम में तो होता ही रहता है। तो आपको इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी, आपको सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए ऑफलाइन या ऑनलाइन क्लास में नहीं बैठना पड़ेगा, इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी। बेसिक चीजों को समझिएगा, फिर उसके बाद सवाल लग जाएगा। जब मुझे आज जाके पता चल रहा है कि ऑर्डिनेंस क्या होता है, आज तक तो मुझे ये नहीं पता था कि ऑर्डिनेंस क्या होता है, आज तक मुझे नहीं पता था इम्पीचमेंट क्या होता है, आज तक मुझे नहीं पता था कि साल में 3 सत्र भी होते हैं। ये तो पता है कि चिल्लाते हैं वहां पे, लेकिन कब कब चिल्लाएंगे? तो भाई फरवरी में चिल्लाएंगे, जून जुलाई में चिल्लाएंगे और आपका लास्ट के शीतकालीन सत्र में चिल्लाएंगे, ठीक है। तो अब तो मुझे पता है ना। और दूसरी चीज, हम एक सिस्टमेटिक वे में चीजों को लेके चल रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम उछल उछल के कहां से कुछ उठाया कहां से कुछ उठाया, ऐसा नहीं है। हम लोग सिस्टमेटिक वे से चीजों को पढ़ रहे हैं, तो बिल्कुल आपको चीजें समझ में आ रही है, ठीक है। तो वैसे आज के लिए हमारा टॉपिक इतना ही था। बाकी मैंने आपको बताया कि आगे जो टेस्ट पेपर होगा उसमें सिलेबस क्या है, और शनिवार की सुबह जो आपका टेस्ट पेपर होगा उसका मैं सिलेबस दे चुका हूं, ठीक है। एक बार फिर आप लोगों के साथ चर्चा करूंगा कल के दिन कि कौन कौन सा आपका, क्योंकि अभी मेरे को थोड़ा जाना है, ठीक है। तो कल भी चर्चा करूंगा। वैसे मैंने कल चर्चा करी भी थी आपसे कि सिलेबस में क्या क्या आने वाला है, आज सुबह यूट्यूब पर भी मैं बता चुका हूं। तो 5 तारीख है शायद आपका, उस दिन शनिवार 5 को ही आ रहा ना, सुबह 5 बजे आपका टेस्ट पेपर होगा जिसमें अवार्ड, ऑर्गेनाइजेशन, इंपॉर्टेंट सबमिट और आपके कॉन्स्टिट्यूशन कहां से कहां तक, तो पार्ट यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री से लेकर पार्ट 5 तक के सवाल रहेंगे। सुबह 5 बजे आपकी क्लास रहेगी, 6 बजे से क्लास होता है। हाँ 6 बजे तो ये वाली क्लास होता है आपका, ठीक है, चलेगा। तो आज के सेशन को मैं ये पे समाप्त करता हूं। आप सभी लोग हंसते रहेगा, मुस्कुराते रहेगा,
जय हिंद, जय भारत। हाँ, अब दो एंग्लो इंडियन हट गए ना, एंग्लो